23 साल का युवक फांसी पे चढ़ रहा था और उसके मुख पे माफी के नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे। दिल में थी मातृभूमि के प्रति मर मिटने की निष्ठा और भारत को आजाद करवाने की प्रतिज्ञा। और ऐसे वीर के ही कहा गया है, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। मैं बात कर रहा हूँ वीर भगत सिंह जी की। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सा जुनून था जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक नौजवान को अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़ा कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के बांग गांव से। 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां देश की आज़ादी की बातें आम थी, लेकिन उनके जीवन को सबसे गहराई से झंझोरने वाली घटनाओं में से एक थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं और उन्हें जान से मार दिया जाता है। कहा जाता है कि इस घटना का भगत सिंह पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, यहीं से उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि आज़ादी को समझने की एक बेचैनी पैदा हुई। लेकिन भगत सिंह से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि भगत सिंह सिर्फ एक हिंसक और हथियार वाले क्रांतिकारी थे, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनके विचार। वो लेख लिखते थे, किताबें पढ़ते थे और सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीरता से सोचते थे। इसी दौरान वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और फिर आया 1928। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत में भेजा। देश भर में इसका विरोध चल रहा था और लाहौर में इसका प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में मौजूद थे। उनका निशाना कोई व्यक्ति नहीं था, उनका मकसद था ब्रिटिश सरकार के उन दमनकारी कानूनों का विरोध करना जो भारतीयों की राजनीतिक आवाज को और दबाने वाले थे। और फिर असेंबली के अंदर धमाका हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ वो इस घटना को और भी असाधारण बनाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, उन्होंने वहीं गिरफ्तारी दे दी। पर अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ धमाका करना नहीं था, वो चाहते थे कि अदालत और अखबारों के जरिए उनकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचे। उनके असेंबली बॉम्ब केस के बयान में ये भी बात सामने आती है कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि ऐसी आवाज़ पैदा करना था जिसे सरकार अनदेखा ना कर सके। यानी जिस नौजवान को आज सिर्फ पिस्तौल और क्रांति की तस्वीरों में याद किया जाता है, वो अपनी बात रखने के लिए अदालत को भी एक मंच की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाली भेदभाव और खराब परिस्थितियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उन्हें पढ़ने लिखने जैसी सुविधाएं दी जाएं। फिल्म में लिखी चिट्ठियां और उनके लेख बताते हैं कि आखिरी दिनों तक उनका ध्यान सिर्फ अपने सजा पर नहीं बल्कि अपने विचारों और भारत के भविष्य पर था। और फिर असेंबली बॉम्ब केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया। आखिर में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का निर्धारित समय 24 मार्च को था, मगर बाहर कोई बड़ा विद्रोह या विरोध न हो इसलिए उन्हें 24 मार्च से एक दिन पहले यानी 23 मार्च को शाम को फांसी दे दी गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भगत सिंह आगे भी जाकर कई महान क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत बने। उनमें से एक थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बोलते हो, बना दो नेक्स्ट वीडियो।